दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इसमें बात करेंगे क्लास 10 का। किसका बात कर रहे हैं? क्लास 10 का। जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो उसी हिस्ट्री चैप्टर का जो हमारा पार्ट चल रहा था, तो उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे जो क्रांति का युग है, क्रांति का युग। और वो क्रांति का युग कब कब से था? 1830 से हम लोग बात करेंगे। 1848 का जो पूरा काल था, उस काल का हम लोग बात करेंगे। किसका बात करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे 1830 से कितना, 1848 के हम लोग काल का आज बात करेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है टोटल 1830 से लेके कितना, 1848 के बीच का। तो ये जो पूरा काल है, इस काल में क्या क्या हुआ हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है कि अगर मैं 1830 के अगर मैं इधर का बात करूं, किसका मैं बात करूं 1830 के इधर का, तो आपको पता है कि सबसे पहले फ्रांस की जो सत्ता थी वो बुर्बो राजवंश के हाथों में थी। यानी कि उनका जो शासन व्यवस्था था वो कैसा था? पूरी तरह से निरंकुश शासन व्यवस्था था, क्योंकि उसमें जो शक्तियां थी वो राजा के पक्ष में था और राजा मनमानी कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब लुसोल्वा फ्रांस की सत्ता पे बहाल होता है तो उसको अपनी, मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो दैनिक खर्चा होती थी उस खर्चे से हट के उसके पास खर्चा था, बहुत तरह के राजशाही खर्चे, व्यर्थ के खर्चे थे, तो उनको बहाल करना था। और साथ साथ में उनकी जो पत्नी है मैरी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है, तो उससे ज्यादा उसका हस्तक्षेप था उसके पूरे शासन में। ठीक है। साथ में हम लोगों ने देखा था कि जैसा ही लुइस का पतन होता है, पतन होने के बाद जैकोबिन क्लब क्या करता है, जैकोबिन क्लब क्या करता है कि फिर से एक संवैधानिक या नेशनल असेंबली क्या करता है, एक फिर से राजतंत्र को हटा के स्वतंत्रता, यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था लाता है जिसमें जनता का ही कानून बनेगा और जनता ही सही ढंग से कानून करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ शक्तियों के द्वारा, वो शक्ति क्या थी अब बैक क्लास में जाकर देख सकते हो, तो फिर से उसमें क्या होता है, नेपोलियन को हरा देता है और नेपोलियन के साथ एक संधि होता है। उस संधि का नाम क्या था? वो संधि था वियना संधि। तो वियना कांग्रेस होता है, ट्रीटी ऑफ वियना होता है। तो उसमें जो शक्तियां थी, जो भी शक्तियां थी जिन्होंने फ्रांस को हराया था, तो उन्होंने मिलकर क्या किया कि फिर से जो पूरा जो फ्रांस में क्या करता है, बुर्बो राजवंश की स्थापना कर देता है। आपको पता है कि लुइस को हरा दिया जाता है, लुइस को फांसी चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद फिर से नेपोलियन वहां पे राजा बनता है। और नेपोलियन अपने सोच, अपने काम करने के तरीके से क्या करता है, फ्रांस में आधुनिकीकरण का भावना लाता है और फ्रांस का विकास करता है। साथ में वो सबसे बड़ा गलती क्या करता है कि अपने अगल बगल क्षेत्रों को जीतने चला जाता है, जिससे अगल बगल की शक्तियां मिलकर उनको हरा देती है। बात करें किसको हरा दिया जाता है? नेपोलियन को हरा देती है। तो अब जब नेपोलियन को हरा दिया गया, तो अब यहां पे बात आया वियना संधि पे कि सबसे पहले कि जब नेपोलियन हार जाता है तो अब फ्रांस में कि गद्दी पे कौन बैठेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, जिन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था उनके मन में तो बस एक चीज की भावना थी कि अगर नेपोलियन के ही जैसा अगर एक बंदा मेरे यहाँ पे बैठ जाए तो वो मेरा बात नहीं सुनेगा, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों की सरकार बनाऊंगा या ऐसे लोगों को मैं फिर से लाऊंगा जो मेरा बात मानेगा। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही लुइस का पतन हुआ तो वहां पे राजतंत्र की जो भावना थी वो हट के क्या हुआ, जनतंत्र की जो भावना है उस पे पूरा कानून व्यवस्था बना। और नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन क्रोड का और नेपोलियन मैं बोल सकता हूं 1804 की नागरिक संहिता का भी गठन किया। आपको यहां तक सब कुछ पता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही रूढ़िवादी साम्राज्य फिर से स्थापित हो जाती है, बुर्बो राजवंश को फिर से वियना संधि के कगार पे बहाल किया जाता है, तो फिर से वहां की जो सरकार है वो कैसी हो जाती है, जैसा लुइस चाहता था वो इस तरह की सरकार फिर से बन जाती है। क्योंकि रूढ़िवादी के बारे में मैंने बताया था कि रूढ़िवादी एक विचारधारा है। जो लोग रूढ़िवादी के अंतर्गत आते हैं उनकी सोच, उनकी मानसिकता कैसे थी कि विकास तो करना है भाई, विकास तो करना है, लेकिन विकास की गति क्या होगी, धीरे धीरे होगी, आराम से होगी। और इनका मानना था कि पहले का जो भूदास है वो भूदास की जो भावना थी वो अच्छी है। पहले की जो जाति का जो बंटवारा था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जो निम्न वर्ग का लोग था वो ठीक है, ठीक है, चर्च की शक्ति होनी चाहिए, उनका ये मानना था। तो उससे विकास तेजी नहीं हो रही थी। तो अब हम लोग यहां से क्या देखेंगे कि जैसे ही रूढ़िवादी को फिर से साम्राज्य पे बिठाया गया कब, वियना संधि के बाद में, तो वैसे ही फ्रांस में क्या होता है कि जब देखो, क्योंकि लोग जब यहाँ पे लड़ाई किए थे किस लिए, ताकि जो रूढ़िवादी का जो भावना चल रहा था, जो फ्रांस में जो भावना थी रूढ़िवादी, वो भावना समाप्त हो जाए, इसीलिए तो युद्ध हुआ था ना, इसीलिए तो बुर्बो राजवंश को हटाया गया था। लेकिन जैसे ही फिर से महाशक्तियों ने मिलकर जैसे ही बुर्बो राजवंश का स्थापना कर दिया,
तो फिर से वो अपना मनचले ढंग पे आ जाते हैं। और आपको पता होगा कि रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी वो 1815 में फिर से जो निरंकुश सरकार बनी थी नेपोलियन के हारने के बाद, ये आपको पता है। और उसी समय एक सेंसरशिप एक्ट जो होता है वो ला देता है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी तरह के नाटक हो गए, पाठ्य पुस्तक हो गए, जितने भी तरह का अखबार, उसमें क्या होता है कि उनको बाधित कर दिया जाता है कि आप किसी तरह का लुइस के या बुर्बो राजवंश के या उदारवादी के सॉरी रूढ़िवादी के खिलाफ आप किसी तरह का कोई गलत चीज नहीं छापोगे, ये बात का बहाल कर देता है। अब वहीं से क्या होता है, धीरे धीरे कहां पे, तो 1830 में फिर से फ्रांस में विद्रोह पैदा हो जाता है। और ये कब की घटना है कि वियना संधि के बाद। कब का घटना है? वियना संधि के बाद, जब फिर से फ्रांस में किसका शासन होता है? बुर्बो राजवंश का शासन होता है, निरंकुश का शासन होता है। तो आपको पता होगा कि जैसे अब वो जो घटना है कि जैसे ही लुइस फिर से शासन पे आया, ये लुइस नहीं मैं बोलूंगा, बुर्बो राजवंश फिर से जब शासन में आता है, तो उसके बाद का जो प्रथम, मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहला जो विरोध हुआ था वो कब हुआ था? 1830 में। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि बुर्बो राजवंश के पुनः स्थापना के बाद, बुर्बो राजवंश के पुनः स्थापना के बाद सन कितना में फिर से विद्रोह हुआ? तो आपको क्या बताना है? 1830 में। कब? 1830 में। तो मैंने क्या लिखा था कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह 1830 में होता है। कब? जब पुनः बुर्बो राजवंश को 1815 के बाद, 1815 के बाद कौन सी प्रक्रिया? तो रूढ़िवादी प्रक्रिया के बाद क्या करता है? सत्ता पर लाता है या सत्ता पे वो आते हैं। उसके बाद यानी कि 1815 के बाद की जो पहली विद्रोह है वो कब हुई थी? 1830 में। और ये किसके लिए हुआ था? कि रूढ़िवादी भावना का, यानी कि बुर्बो राजवंश को जब फिर से सत्ता पे बहाल किया गया तो वो फिर से क्या करने लगे? अपनी मनमानी पे उतर आए। अपना जैसा वास्तविकता स्वभाव था उस स्वभाव पे फिर वो क्या करने लगते हैं? काम करने लगते हैं। तो 1830 में जैसे ही वहां पे रूढ़िवादियों के खिलाफ, किसके खिलाफ? रूढ़िवादियों के खिलाफ फिर से जो भावना उत्पन्न होता है, क्रांति का जो उत्पन्न होता है, तो वो जो सारे लोग थे, जो लोग रूढ़िवादी शासन को हटाना चाहते थे, उनको क्या बोला गया? उदारवादी। क्या बोला गया? तो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को जिन लोगों ने खात्मा करने का चाहा, तो उनको फ्रांस में, या रूढ़िवादी को खात्मा करने वाली जो विचारधारा थी उसका नाम क्या दे दिया गया? उदारवादी। क्या दिया दिया गया? उदारवादी। तो रूढ़िवादी व्यवस्था क्या थी कि वे लोग, जो लोग ये चाहते थे कि परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन की गति कैसी हो? धीरे धीरे हो। लेकिन रूढ़िवादी जो, उसका मानना तो ये था, लेकिन उदारवादी था, जो लोग उदारवादी थे उनका सोचना एकदम उनसे विपरीत था। इनका कहना था कि विकास की जो गति होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। और जो विकास में कभी भी किसी चीज की बाधा नहीं होनी चाहिए। और खास करके जो सारी जो परंपराएं थी बुर्बो राजवंश का, या जो भी स्टेट में बटे हुए थे, जो भूदास की थी, ठीक है, वो सारी व्यवस्था खत्म करना चाहिए। इनके किनका सोचना था? उदारवादियों का। किनका सोचना था? उदारवादियों का। और अगर मैं उदारवादियों का बात करूं, किसका मैं बात करूं? उदारवादियों का मैं बात करूं, तो ये जो उदारवादी लोग थे, ये लोग शिक्षित वर्ग के थे। किसके थे? शिक्षित वर्ग के लोग थे। बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि लुइस जैसे ही हारता है उसके बाद फिर से क्या होता है? बुर्बो राजवंश को बहाल किया जाता है। और बहाल करने के बाद बहाल करने के बाद पुनः क्या होता है? पुनः फ्रांस में एक विद्रोह पैदा होता है, जिसमें जो जो लुइस की जो ताकत है, जो जैसा ही फिर से जो बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई, उनका जब फिर से जब निरंकुश शासन व्यवस्था चलने लगा, तो फिर से शासन व्यवस्था बहाल होता है। उसी के विरोध पे पहला विरोध होता है 1830 में। अगर मैं बात करूं कि ये विद्रोह कहां कहां होता है, सर ये विद्रोह स्टार्टिंग कहां से हुई थी? तो ये जो राष्ट्रवादी का जो भावना है, ये इटली और जर्मन के राज, कहां से? इटली और जर्मन का राज है जो ऑटोमन साम्राज्य, वहां से। और साथ साथ में जो सूबे आयरलैंड और पोलैंड है, ऐसे कुछ क्षेत्रों से ये जो होगा, ये जो विचारधारा है वो उत्पन्न होती है। तो कहां कहां से? तो आप देखोगे ये जो उदारवादी भावना है ये यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों से, मैं थोड़ा सा, मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। कहां से? यूरोप का जो बाकी शहर है, यूरोप का जो बाकी शहर है, आप अगर बोलोगे सर वो कौन कौन सा शहर है, तो मैं बोलूंगा इटली पे। कहां पे? इटली पे, ठीक है। साथ में इटली पे हो गया, उसके बाद आपका जर्मनी हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया। साथ में ऑटोमन साम्राज्य हो गया, क्या पे? ऑटोमन साम्राज्य हो गया। और साथ साथ में अगर आप देखोगे क्या क्या, साथ में यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहली बार, ठीक है, आप यहाँ से डोनेट कर लेना कि ये जो क्रांति है, ये क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी?
तो ये क्रांति कहाँ पे, ये क्रांति आप देखोगे तो फ्रांस कहाँ से, ये क्रांति यूरोप के छोटा जो अनेक क्षेत्र है, जैसे मैं बोलूंगा तो इटली से, ठीक है, इटली से हो गया, उसके बाद जर्मनी से हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य से हो गया, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य से हो गया, और भी कई से सारे क्षेत्र थे, ठीक है ना। अब जैसे मैं ऑटोमन साम्राज्य का अगर क्षेत्र का बात करूं तो इसका कौन सा क्षेत्र था, तो सूबे था, ठीक है, उसके बाद आयरलैंड था, क्या था, आयरलैंड था, ठीक है। इन सारे क्षेत्रों में जो क्रांति की जो भावना है वो पैदा हुई। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुल मिला के कि रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को उदारवादियों ने उखाड़ फेंका कब, 1830 के बाद की जो भी कुछ घटनाएं हुई। तो अगर मैं बात करूं कि जो उदारवादी की जो क्रांति थी वो कौन से क्षेत्रों में हुआ, तो यूरोप में कौन सा, इटली जर्मनी में और ऑटोमन में, खास करके जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका जो कुछ इलाका था, जैसे सूबे हो गया, आयरलैंड हो गया, तो इन सारे और पोलैंड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो वो भी मैं लिख देता हूं, पोलैंड, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों में क्या हुआ था कि ये जो उदारवादी की जो भावना है वो विकसित हुई और उदारवादी की भावना से लोग प्रेरित हुए। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं बात करूं कि ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते क्या थे कि फिर से क्या बने कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया जाए। किनका मानना था, उदारवादियों का मानना था कि फिर से मैंने पुनः संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया है ना, किया जाए। और बोल रहा है कि ये जो संवैधानिक स्थापना है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लुई फिलिप्स की अध्यक्षता में। क्वेश्चन आता है कि किसके अध्यक्षता में फिर से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, तो आपको बताना है लुई फिलिप्स के, किसका, लुई फिलिप्स के आधार पे। तो उदारवादियों का क्या कहना था कि फिर से जो संवैधानिक राजतंत्र उसकी स्थापना होनी चाहिए। तो उसी समय एक आदमी है जिसका नाम है मेटरनिक। तो मेटरनिक क्या बोलता है, मेटरनिक का कहना होता है, मेटरनिक टिप्पणी करता है कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो क्वेश्चन आपके पास हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप कॉपी में लिख लो, वीवीआई क्वेश्चन हर साल पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने टिप्पणी करा कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो आपको क्या बताना है, मेटरनिक, और पूरा नाम क्या है, ड्यूइट मेटरनिक, आपको तो पता ही है। तो उसके बाद आप देखते हैं यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि फिर से लोग चाहते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो, और वो जो स्थापना वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लुई फिलिप्स की अध्यक्षता में की गया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक जुलाई में क्रांति होती, कब, एक जुलाई के महीने में क्रांति होती है जिसका नाम क्या था, ब्रुसेल्स क्रांति। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रुसेल्स क्रांति हम लोग बोलते हैं। तो ब्रुसेल्स क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है, कौन सा, जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक जगह से अलग हो जाता है, और जगह क्या था, ऑफ द नीदरलैंड से क्या होता है, वो अलग हो जाता है। तो वो क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है कि जुलाई क्रांति का फलस्वरूप क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो ऑफ द नीदरलैंड से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, यहां तक आपको क्या समझ में आया होगा कि सबसे पहले जो लुई सोल्वा के शासनकाल में जो भी संवैधानिक बनाया गया था उसका विरोध करके लोगों ने नेपोलियन को खड़ा कर दिया। नेपोलियन को हराकर जो बाकी जो अगल बगल के जो देश थे उन्होंने मिलकर क्या किया, रूढ़िवादी व्यवस्था को अपना दिया। और जो फिर से संविधान का गठन किया गया किसके अधीन पे, तो लुई फिलिप्स के अधीन पे फिर से संविधान का गठन किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि यूनान में एक स्वतंत्रता हुआ था, कहां पे, यूनान स्वतंत्रता संग्राम की हम लोग बात करते हैं तो ये ऑटोमन साम्राज्य की स्वतंत्रता है। हम लोग इस पे थोड़ा बात करते हैं क्योंकि अभी देखे थे कि जो भी अभी ये जो क्रांति स्टार्ट हुआ जो उदारवादियों का, तो वो कहां से हुआ था, यूरोप से हुआ था। कहां से, यूरोप से कहां हुआ था, यूरोप से हुआ था आपका इटली, जर्मन और ऑटोमन साम्राज्य का छोटा छोटा कुछ इलाका था जिसका क्या नाम था, सूबा, आयरलैंड और पोलैंड। तो वहीं पे एक जगह है जहां पे लोग थे और वहां के लोगों को क्या बोला गया, यूनानी। तो हम लोग देखते हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो आखिर ये यूनानी स्वतंत्रता संग्राम है कि, हम लोग इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो देखो सबसे पहले जान लो कि यूनानी का अर्थ तो क्या होता है, यूनान में रहने वाले लोग को यूनानी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि इस युद्ध में क्या हुआ था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में, तो इस युद्ध ने पूरे यूरोप को क्या किया कि जो शिक्षित अभिजात वर्ग है उनमें क्या कर दिया कि राष्ट्रवादी भावना का पूरी तरह से संचार किया। तो क्वेश्चन आएगा कि 1830 के बाद क्या बोलेगा, 1830 के बाद जो शिक्षित वर्ग है उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास कैसे हुआ। तो आपको क्या बताना है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद फिर से वो घटना हो जाती है। अगर आप पूछेगा कि इसका कारण क्या है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या है, तो देखिए सबसे पहले ये जो हुआ था ये 15वीं शताब्दी, कौन सा बात कर रहे हैं, हुआ था क्यों ये यूनानी स्वतंत्रता, समझो
कि 15वीं शताब्दी का बात करें या 15वीं सदी का बात करें, तो उस समय जो यूनान था, क्या था यूनान, वो एक ऑटोमन साम्राज्य करके एक जगह था, वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और 15वीं शताब्दी के बाद, ये 15 शताब्दी से पहले का बात हो रहा है, और 15 शताब्दी के बाद क्या हो गया कि ऑटोमन साम्राज्य को किसी हटा देता है, यूनान से वो उसको अलग कर दिया जाता है। तो जो पूरा विवाद था ये दोनों ही क्षेत्र पे लेके ही था कि ऑटोमन साम्राज्य को यूनान से क्यों अलग किया गया, इसके लिए झगड़ा ये हुआ था। कहां का? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो जब यूनान स्वतंत्रता संग्राम होता है, कब होता है? यह हुआ 1821 में, यूरोप में राष्ट्रवादी क्रांति का आरंभ हो गया। इसी के फलस्वरूप यूरोप में क्या हो गया? राष्ट्रवादी क्रांति का आरंभ होता है। कब? 1821 में। कहां पे? यूरोप में। एक बात कान खोल कर सुन लीजिएगा कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही यूरोप में क्या हुआ था? राष्ट्रवादी भावना का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपको क्या हुआ था ना? 1821 से उसकी शुरुआत थी। अब समझिएगा कि यूनान में जो राष्ट्रवादियों को, अब देखना, यूनान में राष्ट्रवादियों को पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला। अब देखिएगा यहीं से राष्ट्रवादी की भावना का जो था वो विकास ज्यादा मात्रा में हुआ। क्यों? क्योंकि जो 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 अभी के जो यूनान लोग हैं, जो अभी के जो यूनान लोग हैं, उनको प्राचीन यूनानों का, जो पुराने यूनान थे, उनका क्या मिलता है? समर्थन मिलता है। और वो लोग कहाँ के थे? पश्चिमी यूरोप के। कहाँ के? पश्चिमी यूरोप के। कहाँ के? पश्चिमी यूरोप के। तो यूनान में जो राष्ट्रवादियों को, जो पश्चिमी यूरोप के जो प्राचीन यूनान थे, उनका समर्थन मिलता है। तो जैसे ही उनका समर्थन मिलता है तो और ज्यादा गति से जो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो क्या होता है? विकसित होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर किसी से लड़ाई लड़नी है और वो किसी अच्छे शक्ति के खिलाफ हो, तो मेरे पास बहुमत होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे यूनान के लोगों को, जो प्राचीन यूनान है, जो प्राचीन यूनान के लोग हैं, उनका जब समर्थन मिलता है तो भारी मात्रा में यहाँ पे क्या होता है कि जो संग्राम है, जो युद्ध है स्वतंत्रता के लिए, उसमें क्या होता है? तेजी आ जाती है। साथ में देखिएगा कि अगर आपके पास लोगों का समर्थन है और भी आपको अगर लोग चाहिए होते हैं, तो आपको आपके काम का प्रचार करना पड़ता है। जब तक आप प्रचार नहीं करते हो, आपको तो ज्यादा समर्थन नहीं मिल सकता है। तो उसी तरह जितने भी कवि थे और जितने कलाकार थे, जितने भी कवि थे और जितने भी कलाकार थे, वो लोग क्या करने लगे कि जो यूनानों को क्या बोलने लगे कि यूनान को ही यूरोप का सभ्यता का, किसका? यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। पालना मतलब कि यही लोग, जो यूनानी जो लोग हैं, यही लोग क्या कर सकते हैं कि यूरोप की जो सभ्यता है उसको बचा के रख सकते हैं। तो जितने भी कवि लोग थे, जितने भी कलाकार लोग थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और इन्होंने क्या कहा कि जो यूनान है वो क्या है? यूरोप का जो भी सभ्यता, जितनी भी तरह की सभ्यता है, उसको बचा के या उसका पालन कौन कर सकता है? तो केवल यूनान कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं इन कलाकारों के और कवियों की टिप्पणी से क्या हुआ कि लोग और भारी मात्रा में यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें लोग जुटने लगे। और भारी मात्रा में क्या करने लगा कि जनमत जुटाने का भी काम किया। लोगों ने क्या किया कि भारी मात्रा में जनमत जुटाने का काम किया, यानी कि लोगों का समर्थन जुटाने का काम किया। किसके लिए? तो यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो यूनान था वो ऑटोमन साम्राज्य का था, जिसको अलग किया गया था उसको मिलाने के लिए। बात क्लियर? साथ में हम लोग देखेंगे कि ये जो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है, किसका? यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो एक संधि पे खत्म हो जाता है। और वो संधि क्या था? कुस्तुनतुनिया की संधि। कैसा? कुस्तुनतुनिया की संधि में क्या होता है कि जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम होता है वो समाप्त हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो संधि था वो 1832 में होता। कब? 1832 में होता है। और उसके बाद क्या करता है कि यूरोप को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी जाती है। कब? कुस्तुनतुनिया के संधि के बाद। किसके बाद? कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूरोप को क्या होता है कि स्वतंत्र राष्ट्र का, यानी कि यूरोप को एक स्वतंत्र राष्ट्र का क्या दे देता है? मान्यता दे दिया जाता है। और ये जो ऑटोमन साम्राज्य था, जो यूनान से अलग कर दिया गया था, उसको भी जोड़ दिया जाता है। और जो ये उदारवादी लोग हैं, जो लोग उदारवादी लोग हैं, जिनका किनका किनका वो लोग किनका विरोध कर रहे थे? रूढ़िवादियों का। तो रूढ़िवादी यहाँ से अपनी शासन व्यवस्था को हटा लेता है और उदारवादियों का, यानी कि फिर से शिक्षित वर्ग का क्या हो जाता है? यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था स्टार्ट हो जाता है। और फिर से ये लोग क्या करते हैं कि पुनः संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हैं। किसके साथ? तो लुई फिलिप्स की अध्यक्षता में क्या करते हैं? फिर से एक नई राजतंत्र व्यवस्था की क्या कर देते हैं? यहाँ पे स्थापना कर देते हैं। बात कर रहे हैं? चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम जब हुई तो उसमें जो पूरा
यूरोप था उसमें एक नए वर्ग का उदय होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षित अभिजात वर्ग, ठीक है। और इन्हीं के भावना से पूरे यूरोप में फिर से क्रांति की भावना उठती है। कब? 1830 में, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये 2 साल के दौरान क्या होता है कि इतनी प्रबल हो जाती है कि जो उदारवादी जो लोग हैं वो रूढ़िवादी लोगों से डर जाते हैं। सॉरी, रूढ़िवादी जो लोग हैं वो उदारवादी लोगों से क्या करते हैं, डर जाते हैं। और जो फ्रांस में जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो चल रही थी, बुर्बो राजवंश का जो शासन चल रहा था, पुनः फिर से जो बुर्बो राजवंश को बहाल किया गया था, तो उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, खात्मा हो जाती है। और ये जो ऑटोमन जो साम्राज्य जो यूनान से अलग कर दिया गया था, ठीक है, तो उनको फिर से मिला लिया जाता है। और ये संधि कब होती है? 1832 में। कौन सा संधि? किस्तुनतुनिया की संधि, जिसमें फिर से यूरोप को एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता दे दिया जाता है, क्योंकि यहीं पे लोग जो होते हैं वो भारी मात्रा में काम करते हैं। और इसमें ही लोगों का मानना था, जितने भी कवि और कलाकार थे उनका क्या मानना था कि जो यूनान को ही यूनान जो है वही क्या कर सकते हैं कि जो यूरोप की जितनी भी संस्कृति है, जितनी भी सभ्यता है, उनको क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। साथ में इसमें एक कवि जो था वो बहुत फेमस हुआ था। उस कवि का क्या नाम था? लॉर्ड वायरन। क्या नाम है? लॉर्ड वायरन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना कि लॉर्ड वायरन के बारे में बात करते हैं। तो यही इन्हीं तरह के कवि थे लॉर्ड वायरन। तो लॉर्ड वायरन क्या था? लॉर्ड वायरन एक कवि था। और ये जो मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध, कौन सा? ऑटोमन साम्राज्य में। कहां पे? ऑटोमन साम्राज्य में, या फिर मैं बात कर रहा हूं यूनान में, ठीक है। यूनान में क्या होता, जो एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध में क्या किए थे कि स्वतंत्रता की भावना के लिए, यानी कि उन मुसलमानों को टक्कर देने के लिए क्या किए थे? धन इकट्ठा किए। क्या किए? धन इकट्ठा किए। और धन इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, वो युद्ध में जाके वो शामिल हो जाते हैं। युद्ध में जाके क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं और युद्ध लड़ते हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो कब होती है? 1824 में। कब? 1824 में एक बुखार उनको हो जाता है। और बुखार के कारण ये जो है अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन, उनकी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पूरा क्या देखा कि फ्रांस में जैसे ही नेपोलियन को हराने के बाद फिर से जब रूढ़िवादियों को बहाल किया गया, तो वहां की जो उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो फिर से वो उसी तरह निरंकुश व्यवस्था शासन हो गया। तो फिर उनको हटाने के लिए फिर क्या किया गया कि फिर से जो अभिजात वर्ग, शिक्षित वर्ग, वो आ गए हैं किस संग्राम के तहत? तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के तहत वो फिर से आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं ये जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम है वो कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रबल होते हैं, तो ये यूरोप में। कहां पे? यूरोप में। अगर मैं बात करूं यूरोप में कहां का, तो यूरोप में इटली। कहां पे? इटली। और साथ साथ में जर्मनी में, ठीक है। कहां पे? जर्मन में। और कुछ कुछ जो होता है वो ऑटोमन में। कहां पे? ऑटोमन में होता है। और ऑटोमन साम्राज्य में अगर मैं बात करूं, ऑटोमन साम्राज्य के जो छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे जैसे पोलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, और साथ साथ में क्या हो जाता है, जैसे सूबे, है ना, सूबे। तो सूबे हो गया, ठीक है, आयरलैंड हो गया, और साथ में पोलैंड। इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है, ये जो भावना है यूनान स्वतंत्रता संग्राम की भावना पैदा होती है। और 1832 में कुस्तुनतुनिया संधि के तहत फिर से यूरोप को क्या कर दिया जाता है? फिर से यूरोप को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जाती है। और पुनः किसके? लुई फिलिप्स की अध्यक्षता में फिर से राजतंत्र की स्थापना होता है। बात करें तो हम लोगों ने अभी तक ये सारा कुछ देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप एक बार कमेंट में बता देना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। मैं आपको बता दूंगा कि आप उसको कैसे फिर से ठीक कर सकते हो। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसा था, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।